ओके सो हाय एवरीवन। आई होप आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है जिसमें मैंने आपको 4 रूल्स डिस्कस किए थे। 4 रूल्स हमने डिस्कस किए थे। अब हम आगे और बाकी के रूल्स डिस्कस करेंगे। ओके, if you haven't seen my the previous class, please go back and watch that lecture first and then come back here and watch this one. Okay, so let's begin now. So now we are going ahead with our fifth rule, which is this. Please kindly pay attention now. Now the fifth rule says, what does the fifth rule say? It says both, few, many, others and several. अगर ये सारे वर्ड्स है, अगर एंड ऑल भी, अगर ये सारे वर्ड्स है तो हमारा जो वर्ब होगा ना वो प्लूरल होगा। ठीक है, तो हमारा वर्ब प्लूरल होगा। प्लीज देखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है अ फ्यू डैश द राइट आंसर। अ फ्यू क्या होगा, हैज या हैव। अ फ्यू हैव द राइट आंसर। तो मैंने क्या कहा, अगर हमारे सेंटेंस में बोथ, फ्यू, मैनी, अदर्स, सेवरल, अदर्स एंड सेवरल एंड ऑल ऐसे वर्ड्स है अगर, तो हम क्या लेंगे, तो हमारा जो वर्ब है वो हमारा वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है, वो वर्ब प्लूरल होगा। नेक्स्ट देखो, मैनी डैश एब्सेंट टुडे। अब मैनी के बाद क्या आएगा, मैनी भी है ना, मैनी भी इस वर्ड का, इस रूल का हिस्सा है। तो मैनी के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब डालते हैं, तो हम क्या डालेंगे, मैनी आर एब्सेंट टुडे। समझ में आया आपको ये वाला? इसके यही वाला जो रूल है, यही मैंने रूल नंबर 11 में रिपीट किया है। इसका एक रीज़न है। अब इसका रीज़न है बिकॉज रूल नंबर 12, तो आई विल जस्ट गो अहेड विथ 12 एंड देन वी विल कंटिन्यू विथ 6। प्लीज़ यहाँ देखो, तो रूल नंबर 11 में मैंने सेम चीज़ रिपीट किया है, बोथ, फ्यू, सेवरल, ऑल, मैनी, सम। यहाँ पे एक और वर्ड ऐड किया है, सम। ऑलवेज टेक द प्लूरल वर्ब, दोनों सेम ही रूल है। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस। फ्यू वर, अब इसमें एग्जाम्पल देखो, फ्यू वर लेफ्ट अलाइव आफ्टर द फ्लड। ठीक है, फ्यू वर लेफ्ट अलाइव आफ्टर द फ्लड। मैनी चिल्ड्रन वर कमिंग टू द पार्टी। तो मैनी है, इसीलिए यहाँ पे हमारा वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पे फ्यू है तो फ्यू के साथ क्या होगा, प्लूरल होगा। बात समझ में आई? इजी। अगर ऑल होता तो फिर भी हमारा प्लूरल ही वर्ब आता। मैंने ये चीज़ रिपीट क्यों किया है, बिकॉज ऑफ रूल नंबर 12। काइंडली सी रूल नंबर 12, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए ये रूल मैंने यहाँ पे दिया है। नाउ सी, अब मैंने बोला आपको कि अगर मेरे सेंटेंस में ऑल है तो मेरा वर्ब प्लूरल होगा, राइट? लेकिन देर आर सेंटेंसेस वेयर वी हैव ऑल, जहाँ पे ऑल होता है लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर होता है। वो सेंटेंसेस क्या है, प्लीज देखो। द ओनली टाइम द ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition decides plural or singular verbs is when noun and pronoun subjects like some, half, none, more, all are followed by prepositional phrase। मेरी बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आया मैम, प्लीज यहाँ देखना। कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, ट्रस्ट मी। तो इज फॉलोड बाय प्रेपोजिशनल फेज। अब देखो, अभी जो मैंने ये रूल नंबर 11 बताया ना, रूल नंबर 11 एंड 5 आर द सेम। ठीक है, यहाँ लिख लो 11 एंड 5 सेम है। ठीक है, तो देखो अब मैंने जो बताया आपको रूल नंबर 11, यहाँ मैंने क्या बताया कि अगर आपके सेंटेंस में बोथ, फ्यू, सेवरल, ऑल, मैनी, सम ये सारे हैं तो हम प्लूरल लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं अगर आपके सेंटेंस में ऑल है, ठीक है, आपने सपोज फॉर एग्जाम्पल ऑल यूज किया, ऑल के साथ आपका एक प्रेपोजिशनल फ्रेज फॉलो होता है। मैम प्रेपोजिशनल फ्रेज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेपोजिशन? कौन बताएगा? मतलब एनीवन हु कैन गेस क्या होता है प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन हो गया जैसे कि ऑन, ऑफ वगैरह वगैरह, राइट? इन, इनटू, यू ऑल नो व्हाट आर प्रेपोजिशंस। तो वैसे फ्रेज अगर हो हमारे ऑल के बाद, सम के बाद, हाफ के बाद, जैसे ऑल ऑफ द चिल्ड्रेन, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द चिकन, ऐसे, तो ऑल के बाद ऑफ द चिकन लगाया ना मैंने, तो ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो फॉलो होता है ऑल के बाद, तब हम इस प्रेपोजिशनल फ्रेज में जो मेरा नाउन है ना, नाउन या प्रोनाउन है,
उसको चेक करेंगे। क्या मेरी बात समझ आई? नहीं, एग्जाम्पल से समझाती हूँ, प्लीज देखो यहाँ पे, प्लीज अच्छे से समझना। नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं फिर से समझाऊंगी। ऑल ऑफ द चिकन, तो ये ऑल आपको दिखाई दे रहा है? हाँ मैम दिखाई दे रहा है, ऑल दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे ऑल के बाद क्या फॉलो हुआ? ये जो ऑल ऑफ द चिकन है ना, ये मेरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। क्या है? ये मेरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। इस प्रेपोजिशनल फ्रेज में मेरा नाउन है चिकन। तो यहां पे ये कहते हैं कि हम नाउन एंड प्रोनाउन ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज चेक करेंगे अगर हमारा ऑल के बाद ये प्रेपोजिशनल फ्रेज अगर सेंटेंस के अंदर होगा तो। तब हम ऑल को देख के प्लूरल नहीं डालेंगे, ऑल को देख के हम प्लूरल वर्ब नहीं डालेंगे। वी विल चेक द नाउन इन द फ्रेज, वी विल चेक द नाउन। अब इस सेंटेंस में हमारा नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑल ऑफ द चिकन, यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है ना, इसीलिए मेरा वर्ब, कैन यू सी द वर्ब हियर, इसीलिए मेरा जो ये वर्ब है ये भी मेरा सिंगुलर है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ऑल ऑफ द चिकन्स, यहाँ पे जो मेरा नाउन है इट इज प्लूरल, इजंट इट? यहाँ पे मेरा नाउन प्लूरल है और यहाँ पे ऑल है। इन स्पाइट ऑफ दैट, ऑल होने के बावजूद हमने अपना नाउन चेक किया है इन द फ्रेज, इस फ्रेज के अंदर जो प्रेपोजिशनल फ्रेज जो फॉलो हुआ है आफ्टर ऑल, वहां पे हमने क्या चेक किया है? अपना नाउन चेक किया है। यहाँ पे हमारा नाउन प्लूरल है, इसीलिए मेरा वर्ब भी प्लूरल है। क्या आपको समझ में आया? ये रूल नंबर 11 में मैंने कहा कि अगर कोई सेंटेंस में ऑल, मेनी, फ्यू, सम है तो हम स्ट्रेट अवे प्लूरल वर्ब डालेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्रक्स है, कहते हैं कि अगर ऑल, मेनी, ऑल, फ्यू, ऑल, सम, हाफ, इसके बाद अगर मेरा कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज है, उस प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर अगर कोई भी मेरा नाउन या प्रोनाउन है तो वी विल चेक दैट नाउन एंड प्रोनाउन। अगर मेरा वो नाउन एंड प्रोनाउन अगर वो मेरा प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब देंगे, अगर वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब देंगे। बात समझ में आ गई? यहाँ देखो, सम है, अब सम के बाद मैंने आपको बताया डायरेक्टली हम प्लूरल देंगे, बट नो, वी आर गोइंग टू चेक द फ्रेज। नाउ विच इज द फ्रेज? फ्रेज इज दिस, ऑफ द बुक्स, इजंट इट? इस फ्रेज के अंदर मेरा नाउन कौन सा है? बुक्स है, राइट। तो इस नाउन को हम चेक करेंगे वेदर माई नाउन इज प्लूरल और सिंगुलर। इट इज प्लूरल, राइट। तो मेरा वर्ब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात थी, राइट, ओके। तो हमने अभी रूल नंबर 5 और 11 और ये 12 कर लिया। 5 एंड 11 सेम था, बट 5 आपका थोड़ा सा सिंपल है, उसको थोड़ा वो करने के लिए मैंने 11 दिया। चलो नाउ नंबर 6, नंबर 6 क्या है? वेरी सिंपल। कोई कोई सेंटेंस में हमारा सेंटेंस क्या होता है, कोई कोई सेंटेंस स्टार्ट करता है देयर, हियर से, राइट। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ देयर एंड हियर, द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। तो मेरा जो सब्जेक्ट है ना वो हमेशा वर्ब के बाद होगा। अब आपको समझ नहीं आया? यहाँ देखो, हमेशा जनरली क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है फिर वर्ब होता है, राइट। लेकिन इस केस में हमारा सब्जेक्ट बाद में होगा और वर्ब पहले होगा। देयर और हियर में जब हमारे सेंटेंसेस देयर और हियर से स्टार्ट होता है तो हमारा वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है और सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, देयर, ये देयर है, यहाँ पे हम आपको देयर आर सो मेनी बुक्स, यहाँ पे आप सब्जेक्ट ढूंढो। क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट आपका बुक्स है, इजंट इट? क्या है? सब्जेक्ट आपका बुक्स है, लेकिन सब्जेक्ट के पहले ही मेरा वर्ब आ चुका है। तो आपका जो रूल्स, ये रूल कोई रूल नहीं है बेसिकली, मतलब आपका सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड नहीं है। ये रूल कहता है कि हमको अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, हम वर्ब के पहले न ढूंढे, वर्ब के बाद भी कोई कोई सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होता है। सो डोंट मेक अ मिस्टेक कि आप वर्ब के पहले सब्जेक्ट्स को ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं करना। कभी कभी एंड ऑफ द सेंटेंस में भी सब्जेक्ट होता है, एंड ऑफ द सेंटेंस में भी सब्जेक्ट होता है, राइट। समझ में आया आपको? तो देयर आर सो मेनी बुक्स, तो बुक्स मेरा सब्जेक्ट है और ये मेरा वर्ब है। तो देखो यहाँ पे बुक्स प्लूरल है तो इसलिए सब्जेक्ट भी वर्ब भी मेरा प्लूरल है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, देयर डैश नो लैंड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? ये रहा आपका सब्जेक्ट, राइट। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर, ऑफ कोर्स लैंड इज अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, देयर इज नो
लैंड। क्या लेंगे? देयर इज नो लैंड। नेक्स्ट वन, हियर डैश द पेपर्स यू रिक्वेस्टेड। अब यहाँ बताओ आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है द पेपर्स, इजंट इट? तो हम क्या लेंगे? तो अब हम देखेंगे वर्ब पहले आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, इजंट इट? तो हियर डैश द पेपर्स, पेपर्स क्या है? प्लूरल है, तो हम सब वर्ब को भी प्लूरल लेंगे। हियर आर द पेपर्स यू रिक्वेस्टेड। चलो नेक्स्ट वन, देयर डैश अ मीटिंग टुडे। अब ये मीटिंग है मेरा सब्जेक्ट, इजंट इट? सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, वी हैव अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो माई वर्ब विल ऑल्सो बी सिंगुलर। तो हम क्या लिखेंगे? देयर इज अ मीटिंग टुडे। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देखो, हियर डैश द रिजल्ट्स फ्रॉम हिज पास्ट मंथ। तो अब रिजल्ट्स आर माय सब्जेक्ट, इजंट इट? रिजल्ट्स क्या है? प्लूरल है, तो हम भी अपना वर्ब को प्लूरल लेंगे। तो हियर आर द रिजल्ट्स फ्रॉम हिज पास्ट। वेरी सिंपल, इजंट इट? बहुत ही सिंपल है ये। चलो, आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट वन इज 7। अब 7 इज ऑल्सो सिंपल, इसमें कुछ कोई ऐसा कुछ है नहीं जो आपको पता नहीं है, बट रूल है तो पढ़ाना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल सा रूल है। अब क्या होता है, कोई कोई सेंटेंस, पहले मैं आपको एक सेंटेंस समझाऊंगी, फिर मैं आपको रूल पढ़ाऊंगी ना। कोई कोई सेंटेंसेस में आपको दो कंफ्यूजन होगा कि दो सब्जेक्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द बॉक्स ऑफ नेस्ले चॉकलेट। अब यहाँ पे द बॉक्स ऑफ नेस्ले चॉकलेट है, तो मैं इसको एस कर देती हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? द बॉक्स ऑफ नेस्ले चॉकलेट्स। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बॉक्स को ले या नेस्ले चॉकलेट को ले, चॉकलेट्स को ले, मतलब सेंटेंस के अंदर किसको लूँ मैं? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मैं बॉक्स को लूँ या फिर मैं चॉकलेट्स को सब्जेक्ट बना के अपना वर्ब डिसाइड करूँ, राइट? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, यहाँ पे तो चॉकलेट्स है, तो अगर इसको लेंगे तो प्लूरल करना पड़ेगा, अगर इसको लेंगे तो सिंगुलर करना पड़ेगा, इजंट इट? अगर बॉक्स को लेंगे तो सिंगुलर करना पड़ेगा, और अगर चॉकलेट को लेंगे तो प्लूरल करना पड़ेगा। तो अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय बहुत सिंपल सा है। इसमें लॉ कहता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है द ट्रू सब्जेक्ट। क्या करना है? यू नीड टू आइडेंटिफाई द ट्रू सब्जेक्ट। डू नॉट गेट डिस्टर्ब्ड। आप सब्जेक्ट और उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एक्स्ट्रा फ्रेज होंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेज होंगे, उससे आप डिस्टर्ब मत हो, उससे आप डिस्टर्ब मत हो। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे भी आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज था, क्या आप देख सकते हो? कहाँ गया वो 12? आई मीन वेरी सॉरी, कहाँ गया? यहाँ पे ऑल ऑफ द चिकन्स, ये भी आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन क्या इसके पहले कुछ है? कोई और सब्जेक्ट भी है? नहीं है। दिस इज कंप्लीट वन, देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट जो आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर है, तो इसीलिए हमने इसको देखा। लेकिन जब ऐसा होगा कि आपको दो सब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, जैसे बॉक्स भी और एक नेस्ले का चॉकलेट भी, राइट? दो सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो हम अपना ट्रू सब्जेक्ट द बॉक्स को मानेंगे। किसको मानेंगे? द बॉक्स को मानेंगे। द बॉक्स और वर्ब के बीच में, इस बीच में अगर कोई भी इंटरवीनिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सारी चीजें पढ़ा रखी है मैंने आपको, तो वो क्लासेस आप देख सकते हो। सब क्लॉज मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब नॉट द मेन क्लॉज। अगर बॉक्स और उसके वर्ब के बीच में कोई भी प्रेपोजिशनल फ्रेज या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, और हम सिर्फ इसको ट्रू सब्जेक्ट मान के इसका वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। बात समझ में आ गई? द बॉक्स ऑफ नेस्ले चॉकलेट इज मिसिंग करेंगे, क्योंकि द बॉक्स आपका सिंगुलर है, ठीक है ना? नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे एक बार लॉ पढ़ लेते हैं, रूल पढ़ लेते हैं। रूल क्या बोलता है? रूल कहता है इंश्योर द वर्ब अग्रीज विद द ट्रू सब्जेक्ट एंड नॉट विद एनी इंटरवीनिंग प्लूरल ऑब्जेक्ट। इंटरवीनिंग, इन दोनों के बीच में जो प्लूरल ऑब्जेक्ट है उसको ध्यान में नहीं देंगे, ऑफ द प्रेपोजिशन, लेकिन प्रेपोजिशन वाला होना चाहिए। ये याद रखना, प्रेपोजिशनल वर्ड होना चाहिए, ठीक है? और एनी अदर इंटरवीनिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज, या कोई और सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज समझते हो? जो एज, वाइल से स्टार्ट होता है, बच्चा याद रखना। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर हम क्या करेंगे? हम ट्रू सब्जेक्ट को लेंगे, और हम ये जो बीच के जो ऑब्जेक्ट्स है उसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट,
हिज एक्सपीरियंस एज अ टीचर टू बॉयज एंड गर्ल्स डैश हिम अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है? एक्चुअल सब्जेक्ट है हिज एक्सपीरियंस। हम उसके एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं। एज अ टीचर टू बॉयज एंड गर्ल्स, ये मेरा सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ये मेरा सबॉर्डिनेट क्लॉज है। हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे एज अ टीचर टू बॉयज एंड गर्ल्स, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हिज एक्सपीरियंस के बारे में। तो इस हिज एक्सपीरियंस इज सिंगुलर, so my verb will also be singular, gives him understanding. His experience as a teacher to boys and girls gives him understanding. बात समझ में आ गई? सिंगुलर में gives आता है और प्लूरल में give आता है, मैंने आपको बता रखा है। चलो, द प्राइस ऑफ द न्यू मॉडल। अब ये जो है, ये देखो द प्राइसेस, ये मेरा ट्रू सब्जेक्ट है। ऑफ द न्यू मॉडल ये मेरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? ऑफ, इन, ऑन, जो भी प्रेपोजिशन से ऑफ है वो आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है। द प्राइसेस ऑफ द न्यू मॉडल डैश फ्रॉम टाउन टू टाउन। तो यहाँ पे प्राइसेस है, ये मेरा प्लूरल है ना, राइट? तो हम यहाँ पे प्लूरल ही लेंगे। क्या लेंगे? वैरी। वैरी फ्रॉम टाउन टू टाउन, वैरीज नहीं, ये आपका सिंगुलर वर्ब होता है, याद रखना। वैरीज इज योर सिंगुलर वर्ब, हमको वैरी लेना है। बात समझ में आ गई? द प्राइसेस ऑफ द न्यू मॉडल वैरी फ्रॉम टाउन टू टाउन। नेक्स्ट वन, द डिटेक्टिव हु वॉज कॉल्ड टू द केस, द डिटेक्टिव हु वॉज कॉल्ड टू द केस डैश यूजुअली वेरी गुड। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं द डिटेक्टिव के बारे में। Who was called to the case? It's a subordinate clause, ये मेरा subordinate clause है, इसको हम इग्नोर करेंगे। द डिटेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे केस हो, केसेस हो, इट डजेंट मैटर। डिटेक्टिव मेरा ट्रू सब्जेक्ट है, ठीक है? तो डिटेक्टिव इज माई सिंगुलर, तो मेरा यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होगा। द डिटेक्टिव हु वॉज कॉल्ड टू द केस इज यूजुअली गुड। यहाँ तक समझ में आया? आई होप आपको यहाँ तक सारे रूल समझ में आ गए, ठीक है? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 8, वर्ड्स लाइक विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ। अब ऐसे वर्ड्स अगर होंगे कोई भी सेंटेंस में, अगर हम विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, बिसाइड्स, एज वेल एज, ये आपको लर्न करना पड़ेगा थोड़ा, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, ऐसा वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं तो इट डू नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ द वर्ब। एंड इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। तो अलोंग विथ, ये सारी चीजें हमारा इफेक्ट नहीं करता है हमारे सेंटेंस में। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि मैम अलोंग विथ, जैसे फॉर एग्जांपल आई विथ माय फ्रेंड्स, तो ऑफकोर्स दो सब्जेक्ट्स होंगे। मैम अगर दो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि इधर और, नीदर नॉर में था, रिमेंबर, तो अगर दो सब्जेक्ट्स है तब क्या करेंगे? तो प्लीज यहां देखो, इन केस ऑफ टू सब्जेक्ट्स प्लूरल एंड सिंगुलर, देन द सब्जेक्ट फारदेस्ट अवे, जो सबसे दूर है फ्रॉम द वर्ब। इधर और में क्या था? जो सबसे पास था। इसमें क्या है? जो सबसे दूर है, दूरियां बनाए रखनी है हमें, जो सबसे दूर है उसको कंसिडर करेंगे। इधर और में क्या था? जो सबसे पास है, भूलना नहीं है। इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, बट ओनली, इसमें क्या था? जो सबसे वर्ब के जो सबसे करीब था उसको हम कंसिडर करते थे। लेकिन विथ, अलोंग विथ, बिसाइड्स, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, इसमें हम किसको कंसिडर करेंगे? जो सबसे दूर सब्जेक्ट है। समझ में आया ना? एग्जाम्पल देखो, आवर चीफ कॉम्पिटिटर, ये क्या है? आवर चीफ कॉम्पिटिटर, ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है विच इज सिंगुलर, ठीक है? एज वेल एज ourselves, एज वेल एज ourselves, ये हमारा प्लूरल है, राइट? obliged to increase the prices, तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे? हम किसको कंसिडर करेंगे? हम कंसिडर करेंगे इसको, प्लीज ध्यान रखना, हम कंसिडर करेंगे सबसे दूर वाले को, इसको कंसिडर करेंगे बिकॉज ये सबसे फार है, ठीक है ना? इसको हम कंसिडर करेंगे जब हम वर्ब को कंसिडर करेंगे एंड नॉट दिस वन। तो क्या करेंगे? आवर चीफ कॉम्पिटिटर, दिस इज अ सिंगुलर, तो यहाँ पे भी हम सिंगुलर डालेंगे, इज ऑब्लाइज्ड टू इंक्रीज द प्राइसेस। बात समझ में आ गई? इधर और, नीदर नॉर में हम सबसे पास वाला लेते हैं और इसमें हम सबसे दूर वाला लेते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, राम अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, तो राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, ये मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है।
हम किसको कंसिडर करेंगे? हम कंसिडर करेंगे इसको कंसिडर करेंगे, राइट? इसको कंसिडर करेंगे, इस वाले को कंसिडर करेंगे, हम इस वाले को कंसिडर करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे इधर? हम क्या लिखेंगे इधर? तो राम सिंगुलर है तो मेरा ये भी सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे होगा गोज, राइट? सिंगुलर वर्ब में एस आता है, रिमेंबर, ये मेरा सिंगुलर है, ये मेरा प्लूरल वर्ब है। चलो बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। रूल नंबर 8 तक हमने फिनिश कर दिया है। चलो रूल नंबर 9 में चलते हैं। नाउ सब्जेक्ट्स डोंट ऑलवेज, अब बहुत इजी है, सब्जेक्ट्स डोंट ऑलवेज कम बिफोर वर्ब। मैंने आपको बताया था ना, जैसे हियर और देयर में है, हमेशा ज़रूरी है क्या कि सब्जेक्ट आपके वर्ब के पहले आएगा? नहीं ना, वो हियर एंड देयर वाला एग्जाम्पल में मैंने बताया था सब्जेक्ट वर्ब के बाद भी आ सकता है, राइट? तो वैसे ही आपके क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चंस होता है ना, तब आपके सब्जेक्ट्स कैन कम आफ्टर द वर्ब ऑल्सो, लाइक इन क्वेश्चंस। जैसे एग्जाम्पल, तो हमको क्या करना है? ट्रू सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। दिस इज अ वेरी इजी रूल। ट्रू सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग वर्ब को प्ले करना है। प्लीज यहाँ देखिए, डज बेटी ऑलवेज प्ले विथ टॉयज, ऑलवेज प्ले विथ डॉल्स। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चा? यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है बेटी। बेटी हमारा सब्जेक्ट है। अब बेटी के पहले ही वर्ब आ गया, दिख रहा है आपको? बेटी के पहले वर्ब आ गया, दिस इज द वर्ब, ओके, दिस इज द वर्ब। डज बेटी ऑलवेज प्ले, हम यहाँ पे प्ले में वर्ब नहीं करेंगे, दिस इज द मेन वर्ब। हम यहाँ पे हेल्पिंग यहाँ पे ये हमारा मेन क्राइटेरिया बनता है। तो ये प्ले जो होगा, प्ले विद डॉल्स, ये इसके लिए आएगा, यहाँ पे बेटी के लिए डज आ रहा है, ठीक है ना? तो डज बेटी ऑलवेज प्ले विद डॉल्स, तो डज मेरा सिंगुलर क्यों है? ये डज मेरा सिंगुलर है बिकॉज, डज मेरा सिंगुलर है बिकॉज बेटी भी मेरा सिंगुलर है। बात समझ में आ गई? नाउ हाउ आर द चिल्ड्रेन टुडे, अब देखो यहाँ पे चिल्ड्रेन मेरा सब्जेक्ट है, राइट? और ये सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, राइट? तो मेरा वर्ब यहाँ पे जो आर है, यहाँ पे जो आर है, ये क्या होगा? ये आर मेरा प्लूरल होगा, इजंट इट? प्लूरल ही डाला है मैंने, हाउ इज द चिल्ड्रन नहीं डालेंगे, हाउ इज द चाइल्ड डालेंगे, हाउ इज द चाइल्ड टुडे। लेकिन अगर चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है तो आर हमारा वर्ब होगा। बात समझ में आ गई? तो ये आपका रूल आपको पता है ऑलरेडी, दिस इज जस्ट टू लाइक आपको बस थोड़ा नज़र में लाने के लिए कि कभी कभी सब्जेक्ट वर्ब के बाद भी आता है, तो सब्जेक्ट को कंफ्यूज नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना है, और हमको ट्रू सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब को प्लेस करना है, ठीक है? नेक्स्ट नंबर 10, कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन्स क्या करता है? यूजुअली सिंगुलर वर्ब लेता है। कलेक्टिव नाउन्स आपको पता है, जैसे अ क्राउड ऑफ पीपल, अ गैंग ऑफ थीव्स, राइट? तो अब हम बोल रहे हैं अ क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड की बात कर रहे हैं हम, तो क्राउड हमारा सिंगुलर हो जाएगा। हम क्लास, क्लास, द क्लास इज रेडी, तो क्या क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं होते? ऑफ कोर्स होते हैं ना, क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन हम कलेक्टिव नाउन में हम हमेशा सिंगुलर डालेंगे बिकॉज इट इज अ कलेक्टिव नाउन, वी टेक इट एज अ सिंगल यूनिट, हम इसको एज अ सिंगल यूनिट आइडेंटिफाई करते हैं। द हर्ड इज स्टैम्पीडिंग करेंगे, ठीक है? द हर्ड इज स्टैम्पीडिंग। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, द क्लास डैश रेडी फॉर द टेस्ट, द क्लास वॉज रेडी फॉर द टेस्ट। तो यहाँ पे हम अपने इसको सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं, वी ट्रीट इट एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है ना? हम कलेक्टिव नाउन को एक सिंगल चीज की तरह देखते हैं और इसीलिए हम अपना वर्ब भी सिंगुलर डालते हैं। बात समझ आ गई? नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। यहाँ देखिए, अब वर्ड्स है जैसे कि ऑडियंस, कमिटी, कंपनी, काउंसिल, पुलिस। पुलिस क्या है? पुलिस में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हम पुलिस को सिंगुलर ट्रीट करेंगे। सोसाइटी सिंगुलर ट्रीट करेंगे, सोसाइटीज होगा अगर तो अलग बात है। बोर्ड, डिपार्टमेंट, कैबिनेट, ये वर्ड्स जो है ना, ये इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर। अगर सपोज मैं बोलूँ डिपार्टमेंट्स, तब अलग बात है, तब प्लूरल, सोसाइटीज तब प्लूरल, लेकिन यहाँ पे आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट सोसाइटी, काउंसिल, कंपनी। कंपनीज अलग बात है, कंपनी इज अनदर थिंग, कमिटी इज अ सिंगुलर, तो उसको भी सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। एक कलेक्टिव है लेकिन फिर भी वी विल बी ट्रीटिंग एज अ सिंगुलर वर्ब, हम उसको सिंगुलर वर्ब में ही लेके जाएंगे। नाउ
अब एक एग्जाम्पल देखो, द कमिटी हैज अग्रीड टू सबमिट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। द कमिटी हैज अग्रीड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन फ्राइडे। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे जो कमिटी है ये क्या है, यहाँ पे जो कमिटी है इसको हम सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी मेरा सिंगुलर है, राइट। यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द कमिटी वर नॉट इन अग्रीमेंट ऑन द एक्शन टू बी टेकन। अब मैम आपने बोला कमिटी मेरा सिंगुलर है, तो फिर यहाँ पे मैंने सिंगुलर क्यों नहीं लिया, सिंगुलर क्यों नहीं लिया, दिस इज द क्वेश्चन। तो प्लीज एक चीज एकदम अच्छे से नोट करेंगे हम, एक चीज नोट करेंगे, क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन सॉरी, इस सेंटेंस में हमारा डिसअग्रीमेंट है, क्या है, डिसअग्रीमेंट है, राइट। ओके, तो when there is disassociation of thoughts, disassociation of thoughts, that is no agreement, disassociation का मतलब कोई agreement में नहीं आया, then we use plural verb। क्यों, इसका लॉजिक क्या है, देखो एक बात सुनो, सपोज एक काउंसिल है, ठीक है, मतलब एक मीटिंग हो रहा है, मीटिंग में बहुत सारे मेंबर्स हैं, एक काउंसिल है, एक कमिटी है, ठीक है, कमिटी में कम से कम 10 जने हैं, 10 जनों में से सपोज 5 पीपल हैव अग्रीड फॉर समथिंग एंड 5 पीपल हैव नॉट अग्रीड, तो 2 अलग अलग हिस्सा हो गया ना। जैसे ही कहीं डिसअग्रीमेंट आता है तो उस कमिटी एज अ होल नहीं रह जाता, वो कमिटी एक नहीं रह जाता, वहां पे 2 अलग अलग हिस्सा ऑलरेडी बन जाता है, इसीलिए हम उसको 2 कंसिडर करेंगे जब एक डिसअग्रीमेंट होता है। लेकिन अगर एक कमिटी सब मिलके अग्री कर लेते हैं तो मतलब इट इज अ होल, तब हम उसको एज अ होल ट्रीट करते हैं और इसीलिए हम सिंगुलर लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी कि सपोज कमिटी है और कमिटी लेकिन डिसअग्रीमेंट में है तो उसको हम प्लूरल लेंगे, बिकॉज इन अ कमिटी देयर आर लॉट ऑफ पीपल एंड व्हेन देयर इज अ डिसअग्रीमेंट देन ऑटोमेटिकली देयर आर ग्रुप्स डिवाइडेड, एक अग्री कर रहा है और एक डिसअग्री कर रहा है, तो 2 ग्रुप ऑलरेडी बन जाते हैं। तो जब एक कमिटी 2 ग्रुप में ऑलरेडी हो चुका है तो हम उसको एक कैसे मान सकते हैं, तो हम उसको प्लूरल मानेंगे। बात समझ में आ गई। तो डिसअग्रीमेंट व्हेन देयर इज डिसोसिएशन ऑफ थॉट्स, नेगेटिव में ही हमेशा सिर्फ डिसअग्रीमेंट में ही माना जाएगा ये। अगर अग्री कर लेता है तो कोई बात ही नहीं है, डिसअग्रीमेंट में हम मानेंगे इसको सिर्फ, ठीक है। द ऑडियंस वर चियरिंग एंड लाफिंग, चियरिंग एंड लाफिंग तक तो ठीक था, यहां पे आ गया इवन क्राइंग। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक थॉट्स में भी डिसअग्रीमेंट है, ऑडियंस चीयर कर रही है, लाफ कर रही है एंड इवन क्राइंग, तो आपको डिसअग्रीमेंट यहां दिखाई दे रहा है। ऑडियंस वर चियरिंग एंड लाफिंग होता ना तो मैं यहाँ पे वॉज करती, लेकिन चियरिंग, लाफिंग एंड इवन क्राइंग है, देर इज अ कंप्लीट चेंज ऑफ इमोशन, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑडियंस 2 हिस्सों में बट चुकी है, इसीलिए यहाँ पे मैंने वर्ब क्या लिया है, प्लूरल लिया है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब आपका प्लूरल है। मेरी बात समझ आई? आई होप आपको समझ आ गई, ठीक है, चलो बहुत अच्छे। तो 11 एंड 12 मैंने ऑलरेडी करवा दिया था, जल्दी से छोटे छोटे चीज़ें देखते हैं, बहुत सिंपल है। Now please see here. Number 13, nouns that are plural in form but singular in meaning such as, जैसे कि अब न्यूज़ है, न्यूज़ को आप न्यू लिखते हो क्या? न्यू लिखते हो क्या? नहीं ना, आप न्यूज़ को तो न्यूज़ ही लिखते हो, मतलब लिखने में ये प्लूरल दिखता है लेकिन मीनिंग तो इसका सिंगुलर ही है। तो ऐसे नाउन्स, ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स जो दिखने में प्लूरल होता है, जो प्लूरल इन फॉर्म होता है लेकिन उसकी मीनिंग सिंगुलर रहती है, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चा? तो हम सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। तो क्या लिखेंगे? न्यूज़ ट्रैवल्स, ट्रैवल्स या ट्रैवल, न्यूज़ ट्रैवल्स फास्ट, यहाँ पे ट्रैवल्स होगा नॉट ट्रैवल। क्यों? क्योंकि इसको हम सिंगुलर लेंगे और इसको भी हम सिंगुलर ही लेंगे। बात समझ में आ गई? आई लाइक द सब्जेक्ट फिजिक्स,
नो, फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। तो अब मैंने बोला फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, फिजिक्स को तो फिजिक्स ही लिखते हैं ना, तो हम उसको तो फिजिक्स इज अ बोलेंगे ना, फिजिक्स आर नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो ऐसे वर्ड्स में हम सिंगुलर ही लेंगे, इजी। नेक्स्ट नंबर 14, थोड़े से और है। नंबर 14 देखो प्लीज। The words like proceeds, remains, goods, credentials, premises do not have singular verb. अब ऐसे words यहाँ पे प्रोसीड्स का मतलब होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ सेल किया, आपको बदले में कुछ पैसे मिल रहे हैं, मतलब कुछ पैसे मिलना, तो प्रोसीड्स, रिमेन समझ में आता है आपको, गुड्स, क्रेडेंशियल्स, आपकी क्या क्रेडेंशियल्स है मैंने बोला। तो ये वर्ड्स प्लूरल ही होते हैं, इसको हमेशा प्लूरल वर्ब ही हम लिखेंगे एंड नॉट सिंगुलर। इसका कोई सिंगुलर मीनिंग ही नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ गई? इसका कोई सिंगुलर, जैसे अब गुड्स है, गुड्स का मतलब क्या हो गया? स्टॉक हो गया ना, इन्वेंट्री हो गया ना। क्या हम गुड, अगर हमने गुड लिखा, गुड का मतलब तो गुड हुआ, बेस्ट, बेटर, गुड, है ना। गुड्स इज ऑलवेज इन अ प्लूरल फॉर्म, तो इसीलिए हमेशा ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, हम हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेंगे। व्हाट आर योर क्रेडेंशियल्स, व्हाट आर योर क्रेडेंशियल्स। बात समझ में आ गई? तो क्रेडेंशियल्स लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पे आर प्लूरल होगा और इसको भी हम प्लूरल ही मानेंगे, क्योंकि इसका कोई सिंगुलर वर्ड ही नहीं है। बात समझ आ गई? चलो नंबर 15, वेरी सिंपल, 15 भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ देखिए, the singular verb form is usually reserved for units of measurement of distance, periods of time, sum of quantity. मतलब क्या हुआ? अब सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एग्जाम, जैसे टू एंड टू, मैंने क्या बोला? टू एंड टू, मैं बोलूँगी इज 4, आप बोलोगे मैम आर 4 होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अगर आपका कोई भी सेंटेंस में अगर हमने यूज़ किया है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, अगर हमने सेंटेंस में यूज़ किया है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना, जैसे ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज़ किया है, डिस्टेंस यूज़ किया है, पीरियड्स ऑफ टाइम यूज़ किया है, सम ऑफ क्वांटिटी यूज़ किया है, पैसे, अमाउंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब ही हो गया पैसे, कोई मनी का वो यूज़ किया है, मनी का यूनिट यूज़ किया है, तो फिर क्या होगा? इन सब चीज़ों में हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे, नॉट प्लूरल। ठीक है, यहाँ देखो प्लीज़, 2 and 2 is 4, 3 miles। अब आप बोलोगे मैम 3 miles आर टू फार टू वॉक, नो, 3 miles को एक ही कैटेगरी में करते हैं हम, इसको 3, 4, 5 लिखते हैं टू डिफाइन माइल्स, ठीक है, तो इसलिए हम इज ही लिखेंगे, इसको एक सिंगल यूनिट ही कंसिडर करेंगे। 3 miles इज टू फार टू वॉक। $10 इज अ ह्यूज प्राइस टू पे। जहाँ पे भी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आता है ना, यूनिट्स ऑफ, जैसे डॉलर्स का यूनिट है ये, $10 यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ये, तो हम क्या करेंगे? हम इसमें सिंगुलर यूज करेंगे। 6 gallons ऑफ पेंट, अब यहाँ पे क्या होगा? वॉज या वर? 6 gallons, मैंने गैलन्स को डिफाइन किया है इस नंबर से, तो आप ये नंबर नहीं देखना, आप क्या देखोगे? 6 gallons आपका मेन पेंट है। 6 gallons ऑफ पेंट वॉज used on the house। बात समझ में आ गई? 2 and 2 is 4, 3 miles is too far to walk, $10 is a huge price to pay। तो जब भी आपका अमाउंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, पीरियड ऑफ टाइम, ऐसी चीज़ें आती है, तो हम प्लूरल समझ के प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं करते, हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। अब एक और चीज़ देखो, फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन। फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्लीज़ आप, अगर आप नोट कर रहे हो तो लिख सकते हो मेरे साथ साथ, नहीं तो फिर टेलीग्राम में मेरे सारे नोट्स हैं। फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन सच एज हाफ ऑफ, ठीक है, पार्ट ऑफ, समझ में आ रहा है? फ्रैक्शन का मतलब होता है एक चीज़ का आधा, तो फ्रैक्शन ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंटेज ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, एक फ्रैक्शन बता रहे हैं हम, ठीक है ना, मेजॉरिटी ऑफ, एक्सेट्रा। ऐसे वर्ड्स के साथ हम क्या करेंगे? दे आर समटाइम्स सिंगुलर, दे आर समटाइम्स प्लूरल। तो इसमें कभी कभी सिंगुलर भी होता है और कभी कभी प्लूरल भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखो प्लीज, एक ही एग्जाम्पल से समझाऊंगी। देखो ये बस समझ लो, क्योंकि आ सकता है एग्जाम में, यू नेवर नो। मैं अपना सारा कोटा, सारा जितना भी मेरे अंदर नॉलेज है सब आपको दे रही हूँ, आप जितना ले सको। 60% ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है,
डैश in favor of rejoining the school. ठीक है, और एक और सेंटेंस लिखती हूं मैं, 60% of the, देखना डिफरेंस देखना, ऑफ द स्टूडेंट बॉडी, ठीक है, डैश इन फेवर ऑफ रीजॉइनिंग द स्कूल. बात समझ आई? अब बताओ मेरे को कैसे क्या करेंगे आप. मैंने आपको बताया नंबर, यूनिट, मेजरमेंट, सारी चीज़ें बताई, राइट. तो यहाँ पे भी तो नंबर, वो यूनिट, मेजरमेंट है, फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे. 60% है, अगर ऐसे में आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, तो इसीलिए हम क्या देखेंगे, हम स्टूडेंट्स को देखेंगे. ये मेरा प्लूरल है, तो यहाँ पे आर इन फेवर ऑफ होगा, ठीक है. और 60% ऑफ द स्टूडेंट बॉडी, ये पूरा का पूरा एक सिंगल यूनिट है, इट इज़ योर सिंगुलर बॉडी. सिंगुलर, एक सिंगुलर बॉडी की तरह ट्रीट करेंगे, और इसीलिए इसको इज करेंगे एंड न कि आर. बात समझ में आ गई? इजी. तो ये दोनों चीज़ आपको समझना आनी थी. इसके साथ ही मैंने समझा दिया, बिकॉज न्यूमेरिकल से रिलेटेड है. 60%, 40%, कुछ परसेंटेज ऑफ आएगा. हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर होगा, हाफ ऑफ द स्टूडेंट बॉडी इज होगा. तो आपको ये वाला वर्ड देखना है, ये वाला वर्ड देखना है बेसिकली. क्लियर? चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इमेजिनरी सेंटेंस की तरफ. अब इमेजिनरी सेंटेंस में जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सेंटेंस में इफ द, क्या लिखा हूं मैं, लिखवा देती हूं थोड़ा. इफ द हिडन सेंस ऑफ सेंटेंस इज ऑफ रिक्वेस्ट, किसका है? रिक्वेस्ट है कोई. रिगार्ड, रिग्रेट, मैं एग्जाम्पल बताऊंगी. रिग्रेट, विश, डिमांड, प्रपोजल. तो ये सेंटेंसेस एंड ये सेंटेंसेस एंड द सेंटेंस, ये सारे सेंटेंसेस आपके इमेजिनरी है. याद रखना, मैं बताती हूँ कैसे. इमेजिनरी है तो फिर आप हमेशा क्या यूज करोगे? आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विश, एग्जाम्पल देखिए प्लीज. आई विश, विश है ना, आई वर आई विश आई वर अ एंजल. आई विश आई वर अ एंजल. तो देखो आई विश आई वॉज एन एंजल नहीं, हम मेरे को आई विश आई वॉज वर एन एंजल. अब मुझे पता है कि आप में से बहुत जन होंगे जो डे टू डे लैंग्वेज में आई विश आई वॉज एन एंजल ही बोलते होंगे, लेकिन दैट इज द रॉन्ग इंग्लिश. अगर आपके सेंटेंसेस इमेजिनरी है, फिक्टिशियस है, तो वैसे सेंटेंसेस को हम प्लूरल वर्ब में डालते हैं, हम उसको प्लूरल बना देते हैं. वी यूज द प्लूरल सेंस, ठीक है ना. और हम उसको वॉज नहीं करेंगे, हम उसमें जनरली जैसे इफ आई वर अ, एक और सेंटेंस क्या हो सकता है? इफ आई वर अ टीचर, if I were a prime minister, right? तो यहाँ पे वर होगा न कि was. बात समझ में आ गई? समझ में आ गई. तो ऐसे सेंटेंसेस में हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब यूज करते हैं. इमेजिनरी, जनरली वो इमेजिनरी होता है और कुछ नहीं. इफ आई वर यू आई वुड फिक्स दिस सिस्टम. अगर मैं तुम होती तो मैं ये चीज़ नहीं करती. इफ आई वर यू आई वुड नेवर हैव रैन अवे. इफ आई वर यू आई वुड हैव नॉट फेल्ड. इफ आई वर यू आई वुड हैव स्टडीड हार्ड. जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है. चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं. बस थोड़ा है, लास्ट 2 है आई गेस, या लास्ट 2, ठीक है. नाउ द मोस्ट इनडेफिनिट प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब्स. मतलब क्या हुआ? इनडेफिनिट प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब्स. यहाँ देखना, इनडेफिनिट प्रोनाउंस का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स. ये सारे प्रोनाउंस को इनडेफिनिट प्रोनाउंस बोलते हैं. जैसे वन, बॉडी, थिंग, जैसे कि सम वन. ये तो वन बॉडी थिंग मैंने वो किया है, सॉरी फॉर दैट. ये तो आपका हेडिंग है. अब यहाँ देखो, जैसे सम वन, एनी वन, नो वन, एवरी वन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी. अब एवरीबडी है तो क्या प्लूरल कर दे? नहीं, ठीक है ना.
समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ऐसे वर्ड्स में हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब्स यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, एवरीबडी इज हैप्पी, नॉट आर हैप्पी, कभी नहीं। एवरीबडी भले ही आपको प्लूरल लग रहा होगा, लेकिन ये आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इसी के लिए हम उसको सिंगुलर वर्ब देते हैं। क्या देते हैं? सिंगुलर वर्ब देते हैं। बात समझ में आ गई? सारे रूल्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इससे ज़्यादा कोई रूल्स है नहीं, इससे ज़्यादा कोई रूल्स आपके आएंगे नहीं। तो एकदम बेझिझक होके खाली इतना पढ़ लेना, इसको गो थ्रू कर लेना दिमाग में, और आपका सारा सिलेबस हो जाएगा इस चैप्टर से। एंड आई एम टेलिंग यू, इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, सिर्फ इस ग्रामर पोर्शन से आपका आने वाला है क्वेश्चंस। नाउ सी, नो वन हैज़ अ डाइम, तो यहाँ पे नो वन है और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। नथिंग वॉज गोइंग टू हेल्प, नथिंग वर नहीं, नथिंग वॉज। एवरीवन वॉज, एवरीवन के साथ भी वॉज। समझ में आया? हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ नेक्स्ट लास्ट वन है ये आपका। लास्ट वन क्या कहता है प्लीज देखो। लास्ट है जेरेंस अलोन टेक सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ जेरेंट? इसका इस वर्ड का क्या मीनिंग है? किसी, आई होप यू ऑल नो दिस, बट आई विल ऑलरेडी, ऑफ कोर्स आई विल टेल यू। जेरेंस का मतलब होता है नाउन विथ ing, विथ ing। जैसे स्टैंड तो स्टैंडिंग, स्विम तो स्विमिंग। समझ में आया? तो नाउन्स विथ ing को जेरेंस बोलते हैं। तो जेरेंस अलोन, अगर अकेला है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन अगर दो जेरेंस है और उसको हमने एंड से जोड़ा है तो प्लूरल लेगा। तो लॉजिकल बात है। जैसे स्टैंडिंग इन द वाटर वॉज अ बैड आइडिया, ठीक है? तो ये स्टैंडिंग क्या है? मेरा जेरेंट है, राइट? और ये अकेला है, और कोई जेरेंट दिख रहा है क्या? नहीं ना। तो इसीलिए ये सिंगुलर वर्ब भी मेरा क्या है? सिंगुलर है। यहाँ पे देखो, स्विमिंग इन द ओशन एंड प्लेइंग, तो देखो ये भी मेरा जेरेंट है, ये भी मेरा जेरेंट है, दो जेरेंट मिल रहे हैं। आर माई हैप्पी, आर माई हॉबीज, तो ये मेरा प्लूरल हो जाएगा। क्यों प्लूरल होगा? बिकॉज दो जेरेंट्स को मैंने एंड से जोड़ा है, तो इसीलिए वो मेरा प्लूरल वर्ब लेगा। क्या यहाँ तक आपको मेरी सारी बातें समझ में आई? आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है टू टेक इन करने के लिए आपके लिए, शायद ये बहुत सारा होगा इन्फॉर्मेशन एक साथ में, इसको फिर से गो थ्रू करना। ये मेरे नोट्स को ले लो, नोट्स को फिर से एक बार आप रिवाइज करोगे, एक बार आप गो थ्रू करोगे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको सब कुछ आने लगेगा, ऑटोमेटिकली आने लगेगा। एंड डू नॉट वरी, अभी मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम आपके बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो भी आपकी बुक में दिया हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड, और मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी और उसको सॉल्व करूँगी। तो मोस्ट प्रोबेबली टुमारो आई विल बी अपलोडिंग अनदर वीडियो वेयर वी विल बी प्रैक्टिसिंग ऑन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। I hope you all like this class. Please let me know if this class helped you all, and do study well and do not panic. आपके पास अभी भी टाइम है, 1 महीना है। आराम से जो जो चीज़ आपने कर रखा है उसको रिवाइज कीजिए, जो जो चीज़ में आपको डाउट्स है उसको वापस से क्लियर कीजिए। आपका आराम से ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। Just be confident with yourself and keep studying. Thank you so much everyone. It was very nice having you all. See you in the next class. Bye bye.